ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये कौन सा, अच्छा ये तो आपका नहीं है काम, ये भी आपका अब नहीं रह गया, ये आप ही का है और ये प्लेन पेज, राइट। सो फाइन। सो हमने अभी तक क्या किया है, हमने गेट लगा दो, गेट लगा। हमने अभी तक पंखा नहीं चलाना। हमने अभी तक प्रोकैरियोटिक सेल खत्म किया सबसे पहले, है ना। पहले हमने ओवरी ऑफ द सेल पढ़ा, फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल खत्म किया। प्रोकैरियोटिक के बाद हमने यूकैरियोटिक स्टार्ट किया, है ना। यूकैरियोटिक में मैंने आपको यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन पढ़ा दी है, सेल वॉल पढ़ा दी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया है ना, और प्लास्टिड में पिगमेंट पढ़ा दिया ना, पिगमेंट नाम का टॉपिक पढ़ा दिया। आज जो हमने पढ़ना है वो है प्लास्टिड प्रॉपर, यानी प्लास्टिड क्या होते हैं वो पढ़ना है। इतना जितना मैंने लिखा है इसमें से कोई डाउट है तो बताओ। ओके, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड किन में पाया जाता है, एनिमल्स में या प्लांट्स में या दोनों में? प्लांट्स में, सो आंसर विल बी प्लांट्स। अगर बोथ आ गया तो वो भी प्लांट्स। हाँ, तो वो भी प्लांट, बोथ आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम आज प्लास्टिड पढ़ने लगे, ठीक है। ओके फाइन। सो किसी को पिगमेंट में कोई डाउट है? अच्छा, पिगमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल की एग्जांपल क्या थी? एंथोसाइनम। ओके, एंड फैट सोल्यूबल की? सर क्लोरोफिल और कैरोटीन जो पढ़ा था, मतलब ग्रीन और नॉन ग्रीन पिगमेंट्स। हम क्लोरोफिल बोल सकते हैं इसकी एग्जांपल, है ना। हम ज़ैंथोफिल बोल सकते हैं, सभी तो फैट सोल्यूबल में आ रहे हैं, है ना। हम कैरोटीन डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, है ना। ये सब एग्जांपल इसकी, है ना। अच्छा, अब जो क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर क्या क्या मिलता है, कौन कौन से पिगमेंट मिलते हैं? क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स। अच्छा, अगर ऑप्शन में एक ही को चुनना हो तो किसको चुनोगे? क्लोरोफिल को। किसको चुनोगे? क्लोरोफिल को। अगर एक ही चुनना तो क्लोरोफिल को, और अगर दोनों है और बोथ भी लिखा है तो बोथ लगा देना, याद रखना। तो क्या लगाओगे? बोथ। और जो क्लोरोप्लास्ट की जैसे एक और प्लास्ट होता है जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, उसमें क्या मिलता है? ओनली कैरोटिनॉइड्स, वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं मिलता। इस पेज में मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो स्टार्ट करने लगे हैं उस टॉपिक का नाम है प्लास्टिड। क्या नाम है? प्लास्टिड। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, सभी में मिलता है ना। चाहे वो लीफ का सेल हो, स्टेम का हो, रूट का हो, है ना, तो सभी में मिलता है प्लास्टिड, समझ रहे हो। तो लेकिन सर रूट तो ग्रीन कलर का नहीं होता, फिर उसमें प्लास्टिड कैसे मिल सकता है? मन में डाउट आया ये? क्या मन में ये डाउट आया कि रूट तो ग्रीन कलर का नहीं होता, फिर उसमें प्लास्टिड कैसे मिल सकता है? सर नहीं, एक्चुअली वो कलरलेस होते हैं ना, ल्यूकोप्लास्टिड्स। हाँ, तो ऐसा है कि प्लास्टिड में सिर्फ और सिर्फ कलरफुल प्लास्टिड नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट वाला प्लास्टिड ही सिर्फ ग्रीन कलर का है, बाकी प्लास्टिड तो ग्रीन कलर के नहीं होते ना। सो रूट में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता, लेकिन और प्लास्टिड तो मिल सकते हैं ना। तो ये वो प्लांट्स हैं जिनमें प्लास्टिड मिलते हैं। एक और एग्जांपल है यूग्लिनोइड्स, ये किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। ये आपको करवाऊंगा मैं, अगर नहीं करवाया जिन बच्चों को, तो इनमें भी प्लास्टिड मिलते हैं, राइट। सो बात करते हैं साइज ऑफ द प्लास्टिड। आपको क्लोरोप्लास्ट का साइज माइटोकॉन्ड्रिया का याद है मैंने कैसे करवाया था? साइज नहीं, मतलब शेप। यस सर। कैसी थी? सॉसेज। सॉसेज शेप, राइट। और वो कलरफुल थी या कलरलेस थी? कलरलेस थी। क्यों? क्योंकि हमने उसको डाई डाला था उसको स्टेन करने के लिए। ये पहली कलर्ड है और इस कारण आसानी से नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिख जाती है, समझ रहे हो। और अगर शेप की बात करूँ तो कैसी शेप है इसकी? फ्लैट शेप। उसकी कैसी थी? सॉसेज शेप। और इसकी कैसी है? फ्लैट शेप। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड का काम है, मानकर चलो अलग अलग काम है डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट और देयर वैलिडेशन। तो प्लास्टिड पता क्या है?
प्लास्टिड एक डोलू की तरह है। किसकी तरह? डोलू की तरह। आप मेरी बात सुनो, आप एग्जाम्पल तो वैसे थोड़ी अजीब सी है, लेकिन हाँ, जैसे एक ना वो है, ये एक घड़ा है, ठीक है, ये भी एक घड़ा है। अगर आप इस घड़े में पानी भर दो तो ये बोले तो आप क्या बोलोगे कि आप पानी लेके जा रहे हो, है ना, एक घड़ा भर पानी लेके जा रहे हो। अगर आप इसी घड़े में किसी की अस्थियां भर दो, मतलब किसी की, है ना, तो आप बोलोगे ये तो मतलब हो गया काम, इसका तो राम नाम सत्य हो गया। अरे घड़ा तो वही है ना। तो डिपेंडिंग ऑन दी सब्सटेंस प्रेजेंट, प्लास्टिड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर गेट लगाओ, गेट, अगर आपका जो प्लास्टिड है उसमें क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? अरे यार क्या हो रहा है ये, चलो ठीक है। अगर आपका जो प्लास्टिड है उसमें क्या है? क्लोरोफिल है या फिर कैरोटेनॉइड्स है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अगर उसमें सिर्फ कैरोटेनॉइड्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। या अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो पिगमेंट्स नहीं है उसमें, लेकिन स्टोरेज वाली एबिलिटी है, मतलब कुछ स्टोर करने के हेल्प आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। कोई डाउट है तो बताओ इस पेज में। इस पेज में जो ढंग की चीज़ आपको नहीं मिली है वो तो सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट ही मिली है, बाकी तो मैं पहले ही बता दिया था मैंने। ये भी आपको पता है कलर्ड होते हैं, ये दोनों पॉइंट भी आपको बता दिए थे। और प्लांट में मिलते हैं तो सभी सेल्स में मिलते हैं, बाकी चीज़ें तो सब पहले ही पता थी आपको। ढंग की चीज़ तो एक ही पता लगी है, नहीं है ना। तो अब बात करते हैं आगे। देखो ये आपका क्या है, एक एम्ब्रियो लगा लो, सीड लगा लो, है ना। तो ये सीड में क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो सेल में क्या होते हैं? प्रोप्लास्टिड होते हैं। क्या होते हैं? प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड मतलब देखो प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको, ठीक है। तो जो ये 3 तरह के प्लास्टिड हैं, ये 3 तरह के प्लास्टिड किसी एक मदर प्लास्टिड से बने होंगे ना। पहले तो एक नॉर्मल प्लास्टिड होगा जिससे बने होंगे, है ना। तो वो प्लास्टिड जो आगे जाके इन तीनों को बनाता है, डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम, उस प्लास्टिड को बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्रो मतलब पुराना, या एक्सपर्ट कह लो, पुराना ही समझो आप तो, है ना। प्रोप्लास्टिड। तो प्रोप्लास्टिड जो होते हैं उसमें जब लाइट अगर गिर जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई डाउट है तो बताओ। है कोई डाउट? नहीं है तो नो बोलो। ओके, आगे बात करते हैं लोकेशन ऑफ द प्लास्टिड। देखो आपका ये क्या है? ये प्लांट है एक, है ना। ये मैंने एक प्लांट बनाया है, एक प्लांट की डायग्राम है, ओके। तो हाँ, अब ये देखो, अब ये जो ये इसका प्लांट का जो ये ग्रीन कलर का पार्ट है, जो ये इसकी ब्रांच है जो फ्लावर की, है ना, तो इसमें क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो प्लांट का रेड कलर का फ्लावर है उसमें क्या मिलेगा? क्रोमोप्लास्ट। लीफ में भी क्या मिलेगा? लिखो, लीफ में क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा? देखो जरूरी तो नहीं लीफ ग्रीन ही हो, कुछ लीफ कलरफुल भी होती है। कलरफुल मतलब उनमें हल्के से टिंट भी होता है कलर्स का, अलग अलग कलर्स का, है ना। तो ज़्यादातर क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। और अगर लीफ येलो कलर का है तो उसमें क्या मिलेगा? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का होता है। स्टेम ब्राउन है, उसमें क्या मिलेगा? ल्यूकोप्लास्ट। रूट्स भी ब्राउन है तो क्या मिलेगा? ल्यूकोप्लास्ट। क्या आपको लोकेशन समझ आया कि कौन सा प्लास्टिड कहाँ मिल रहा है? यस सर। ओके, बाकी बच्चों आपको समझ नहीं आ रहा, बोलना नहीं चाह रहे, या मतलब फूफा बने बैठे हो शादी वाले? नहीं सर, आ रहा है समझ। आ रहा है ना। बोला था जो आपने मतलब ल्यूकोसाइट्स बोला था, वो बोला था ओनली स्टोरेज का काम करते हैं। ल्यूकोसाइट नहीं तो भाई, ल्यूकोसाइट नहीं, ल्यूकोसाइट जूलॉजी में पढ़ाऊंगा। ये बोट नहीं चल रही है, यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट सर, गलती से हो गया। मतलब सर वो स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे हमने बोला, वो स्टेम में भी होता है और रूट में भी होता है। बिल्कुल सर हम लीफ में नहीं बोलते उनको, क्योंकि लीफ भी तो स्टोरेज का काम करती है। लीफ क्या स्टोर करता है बताओ? सर जैसे कोई प्लांट होते हैं जिसके हम लीफ खाते हैं, वो भी तो स्टोरेज होता है वो। मेरी बात सुनो, आप स्टोरेज किसको मानते हो? सपोज करो आपके मैं आपके घर, मतलब आपके घर में आप क्या आपने चाउमीन बनाई। क्या बनाई? चाउमीन, ठीक है। कुछ भी बना लो, मैगी बना लो, अगर चाउमीन नहीं बनानी तो मैगी बनाई। आपने जिस कढ़ाई में मैगी बनाई, तो क्या वो कढ़ाई स्टोरेज का काम कर रही है?
नो सर। वो तो कढ़ाई बनाने के काम आ रही है ना। स्टोरेज का काम तब होगा कि आपने जितनी मैगी खानी थी खा ली, बाकी की मैगी आपने एक डोलो में डाल के रख दी और उसको बंद कर दिया कि फिर कभी खाएंगे, अभी नहीं खानी। ठीक है सर। समझ रहे हो, स्टोरेज उसको बोलते हैं। लीफ खाना बनाता है, बाकी प्लांट्स को ट्रैवल करता है, अपने लिए बस उतना ही रखता है जितना उसको खाना है कढ़ाई में, क्योंकि उसके पास तो मशीनरी है, वो तो कभी भी बना लेगा। अगर आपके पास कढ़ाई है तो आप स्टोर करके क्यों रखोगे चाउमीन, आप बासी चाउमीन क्यों खाओगे? गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। तो लीफ में ल्यूकोप्लास्ट नहीं बोलेंगे, तो लीफ में हमने सिर्फ और सिर्फ पेपर क्लियर करना है। आप में कई सारे कंसेप्ट्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट कभी ना कभी लीफ में भी मिलेगा, लेकिन नहीं, हमने नहीं समझना। हमने पेपर पे टिक लगाना है, और पेपर में ल्यूकोप्लास्ट में टिक नहीं लगाना, पेपर में क्लोरोप्लास्ट पे टिक लगाना, लीफ आ गया तो। समझ रहे हो? ओके सर। तो आई होप आपको ये पेज समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी देखो, हैंड राइटिंग तो देखो ऐसी ही है, जो है सो है। अब देखो ये कौन सा प्लास्टिड है, देखो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सा प्लास्टिड है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अच्छा आप खुद सोचो ये कौन से प्लास्टिड है। देखो इसमें देखो ये ग्रीन प्लास्टिड है, तो इसका नाम क्या होगा? इस पॉइंट से समझो, क्लोरोप्लास्ट। ये रेड और ऑरेंज येलो है प्लास्टिड है, तो इसका नाम क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। और ये प्लास्टिड कलरलेस है, और ये मतलब स्टोर कर रहा है, देखो ये स्टोर कर रहा है, ये क्या नाम होगा इसका? ल्यूकोप्लास्ट है ना। तो आप लिख लेना ये नाम, ये पता नहीं कैसे नहीं लिखे होंगे शायद, ये एक्चुअली ना ये पेज थोड़ा मिसप्रिंट सा हो गया, लिखे तो होंगे मैंने नाम। तो आई एम राइटिंग हियर देयर पर्टिकुलर नेम्स। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एंड फाइनली वी हैव ल्यूकोप्लास्ट, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ना, अच्छा अब जो पिगमेंट्स होते हैं ना, पिगमेंट्स ना थोड़े से होते हैं नकचड़े से, ये बोलते हैं हमें बैठने के लिए चेयर वेयर दो, हम अच्छे से बैठेंगे। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए हम मेम्ब्रेन्स लाइक एक सैक लाइक स्टैक्स बनाते हैं, यानी एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलाकोइड, मेम्ब्रेन के बने होते हैं, समझो। यहाँ पर पिगमेंट बैठते हैं। अब पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं या क्रोमोप्लास्ट में? क्रोमोप्लास्ट। वेरी गुड, पिगमेंट दोनों में होते हैं। अरे इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना, जो ग्रीन कलर दे रहा है पिगमेंट, इसमें जो रेड ऑरेंज कलर दे रहा है पिगमेंट, तो दोनों में है ना। तो इसका मतलब बैठने के लिए चेयर्स भी किसमें होंगी? दोनों में होंगी, है ना। तो मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें भी प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें भी प्रेजेंट है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर पिगमेंट नहीं थे, इनका कोई नखरा ही नहीं है, इनमें आपके पास चेयर्स नहीं होती, तो मेम्ब्रेन सिस्टम एब्सेंट, है ना। तो ये समझ आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? मेम्ब्रेन सिस्टम किस में पाया जाता है? इसमें भी पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। अच्छा इसका कलर क्या है? ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो। और इसका क्या है? पिगमेंट एब्सेंट है और कलरलेस है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ लिखा ना मेम्ब्रेन सिस्टम एब्सेंट, आपको सारे पॉइंट्स मिल गए, है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, कौन सा प्लास्टिड में से फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा? क्लोरो और क्लोरो। ओनली क्लोरो, है ना। तो क्लोरो पर ही लगानी है टिक। पिगमेंट्स कौन से मिलते हैं इसमें? क्लोरो और क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। इसका रोल क्या है? फोटोसिंथेसिस। और करता क्या है? लाइट को कैप्चर करता है, लाइट को अपने पास यूज़ करके उससे खाना बनवाता है। अब ये पढ़ते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट, ये आपको बता दिया। पिगमेंट कौन सा है? कैरोटीनॉइड, ये भी बता दिया। लाइट कैप्चर बट नो फोटोसिंथेसिस, लाइट तो ये भी कैप्चर करेगा क्योंकि इसमें भी पिगमेंट है, पिगमेंट का काम ही लाइट कैप्चर करना, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। फिर इसका काम क्या है? देखो ये पिगमेंट्स कलरफुल बनाते हैं, फ्लावर्स को, कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल फ्रूट्स। तो उससे क्या होता है? इंसेक्ट्स और एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हो। ये क्रोमोप्लास्ट का काम है। बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट का काम तो सीधा सा है भाई, स्टोरेज है, ये तो मालगाड़ी है। पिगमेंट एब्सेंट रहते हैं। मालगाड़ी में जैसे सीट्स होती है कोई नहीं होती, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ खाना स्टोर करने, जो मालगाड़ी समझ लो आप तो इसे, है ना। कलरलेस है, पिगमेंट्स एब्सेंट है, मेम्ब्रेन सिस्टम एब्सेंट है। फोटोसिंथेसिस नो, फोटोसिंथेसिस नहीं होती इसमें, है ना। स्टोरेज का रोल है। अब ये क्या स्टोर कर रहे हैं, उस तरह से इनके 3 नाम है। आपने कभी सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा है? कभी सीड के बारे में पढ़ा है? सीड के बारे में? यस सर। तो अभी जो सीड होती है ना, उनमें एक लेयर होती है, एक एक्स्ट्रा, उस लेयर को बोलते हैं एलरोन लेयर। क्या बोलते हैं? सुना है कभी एलरोन लेयर? मोनोकोट डाइकोट सीड में डिफरेंशिएट करवाते हैं, तब बोला बताते होते हैं। सुना है कभी एलरोन लेयर? चलो नहीं सुना कोई बात नहीं। एलरोन नाम की एक लेयर होती है। वो जो एलरोन लेयर है ना, वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की।
तो वो प्लास्टिड जो प्रोटीन स्टोर करे उसका नाम क्या रख दिया हमने, एलोरोप्लास्ट। क्या रख दिया, एलोरोप्लास्ट। समझ रहे हो? अच्छा, अब जो प्लास्टिड फैट स्टोर करे, और फैट क्या होता है, ऑयल, है ना। आप ऑयल से याद रखो, फैट क्या होता है या ऑयल क्या होता है। अब ऑयल से ही वर्ड है इलायो, इलाइलो, ये ऑयल से बना हुआ है। प्लास्ट, फैट स्टोरिंग प्लास्टिड इज नोन एज एलाइलोप्लास्ट। और स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड, अमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उससे क्या नाम बना, अमाइलोप्लास्ट। सो इफ योर ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च, इट इज नोन एज अमाइलोप्लास्ट। इफ इट स्टोर प्रोटीन, एलोरोप्लास्ट। अगर फैट स्टोर करता है तो इलाइलोप्लास्ट। ये ऐसे मैच द फॉलोइंग आती है, ए बी सी, यहाँ पर लिखा होगा ए ये, और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए का 2, बी का 1, सी का 3, ए का 3, बी का 2, सी का 1, ऐसे करके। समझ रहे हो? तो आपने टिक लगानी होगी, तो सारे याद करने हैं। इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ, मैंने पेज अपनी तरफ से पढ़ा दिया है। नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, और वेरी फर्स्ट प्लास्टिड, है ना, इसी को ही समझाना है ज़्यादा, तो ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी लोकेशन क्या है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेसोफिल सेल्स। तो जो लीव्स होते हैं उनमें सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम होता है मेसोफिल सेल्स। तो उन मेसोफिल सेल्स के में किसके साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। साइज वाइज बात याद कर, देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले भी बोलता हूँ कि अगर मैं टीचर हूँ तो मैं कहूँगा याद करो भाई, याद करो, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मैं दोस्त को बोलूँगा, अगर एज ए टीचर बोलूँगा तो मैं बोलूँगा याद करो, क्योंकि मैं क्यों रिस्क लूँ। लेकिन अगर मैं दोस्त को बोलूँगा तो मैं बोलूँगा भाई तू मेरी बात समझ, तो इसका भी साइज़ याद करेगा तो इसका भी करेगा, तो और भी 10-12 साइज़ याद करेगा। 10-12 या क्या, एनसीईआरटी में कम से कम 50 साइज़ है। 50 साइज़ याद करने के बाद तुम्हें क्या गारंटी है कि तुम्हें सारे साइज़ याद रहेंगे, और वहाँ पर वही साइज़ आएगा जो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा। तो मैं तो, और आएगा भी या नहीं आएगा ये भी नहीं गारंटी है, क्योंकि क्या पता आए ही ना। तो मैं क्यों इतना फर्जी काम करूँ जिसका मुझे गारंटी नहीं है। मैं इससे अच्छा अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करूँगा। तो मैं तो देखो साइज़ याद नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ टीचर बन के, भाई करो करो, हमारे पास टाइम है, ये है वो है, आइडल चीज़ों की बात करूँ तो कर लो। अब आपकी मर्ज़ी, आपने एज ए दोस्त लेना है, एज ए टीचर लेना है, जैसे आपको ठीक लगे, है ना। क्योंकि दो टीचर लोगे ना तो आप टीचर को ये बोलोगे कि टीचर ने बोला था मत करो, और वो साइज़ आ गया पेपर में। लेकिन दोस्त को आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे ना, तो भाई मैंने तो तेरे लिए बोला था। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे करना कर लेना, मैंने साइज़ लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। लेकिन मैंने कभी नहीं याद नहीं की। चलो शेप की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी है, लेंस शेप। कैसी शेप है, लेंस शेप। जैसे आंखों में का लेंस होता है ना, वैसी शेप होती है। या कैसी शेप हो सकती है, फ्लैट शेप। लेकिन जो एल्गी होती है ना, एल्गी काई जो वाटर में मिलती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उनकी अलग अलग शेप होती है। बहुत शेप्स की क्लोरोप्लास्ट होती है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट, रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये सब की शेप है उनकी क्लोरोप्लास्ट की, समझो। जैसे ये कप शेप बनाई है मैंने यहाँ पे, समझो। ये एक एग्जांपल है, इसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। लिखा है क्या, हाँ लिखा हुआ है क्लेमाइडोमोनास। 1 क्लोरोफिल होते हैं, कप शेप होता है, समझ रहे हो। और इसके कितने मेसोफिल सेल्स होते हैं, देखो एक मेसोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कितने मेसोफिल, ये लीव की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करो एक लीव है, ठीक है। इस लीव में ये लीव बना हुआ है मेसोफिल सेल्स के। सपोज करो ये क्या है, मेसोफिल सेल्स है। अगर मैं इस मेसोफिल सेल्स को जूम करूँ और देखूँ टोटल नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो मुझे नज़र आएगा कि एक लीफ में कितने क्लोरोप्लास्ट हैं, 30 से 40 क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब देखो समझ आ रहा है आपको। क्लेमाइडोमोनास में कितना होता है, एक ही होता है। और शेप क्या होती है उसकी, कप शेप। इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ। है कोई डाउट? नो सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, है ना। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो कितनी मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं आपको प्लास्टिड के आजू बाजू में, 1 2। तो प्लास्टिड कैसा स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट सारे प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन होते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जैसे ही मैं इसके अंदर गया मुझे सीट्स दिखी, है ना, मुझे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखे, है ना, ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड ग्रेना। क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन याद कर लो। क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड, बोलो क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ओके ओके ओके, हाँ कोई बात नहीं। गेट मम्मा गेट
गेट लगा दो, गेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? थाइलाकोइड ग्रेना, राइट। तो आप थाइलाकोइड याद रखो, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा ही ये जो थाइलाकोइड है ये एक सैक में पाए जाते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। सिंगल को क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड। और जब ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। समझ लो। अच्छा, इस थाइलाकोइड के ऊपर क्या होता था? याद करो, मैंने आपको बताया था ये चेयर्स हैं जिसके ऊपर कौन बैठते हैं? नकचढ़े पिगमेंट्स। कौन बैठते हैं? नकचढ़े पिगमेंट्स, है ना। तो ये पिगमेंट्स बैठे हुए हैं इसके ऊपर, समझ रहे हो। और जो बाकी का एरिया है, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा बाकी का एरिया था हमने उसको क्या नाम दिया था? जो बाकी का एरिया है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं? स्ट्रोमा। क्या नाम दे रहे हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब आप खुद से सोचो, पेपर में वरना बच्चा कंफ्यूज होता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, फोटोसिंथेसिस हमें पता है क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है ना। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट यूज़ होती है, और एक होती है डार्क रिएक्शन जिसमें लाइट नहीं यूज़ होती। बताओ, एक रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में और एक रिएक्शन होती है थाइलाकोइड में। बताओ कौन सी रिएक्शन थाइलाकोइड में होगी और कौन सी स्ट्रोमा में होगी? दिमाग लगाओ। लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड। हाँ बिल्कुल, डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड में। अब ये दिमाग कैसे लगा? क्योंकि भाई जो थाइलाकोइड है उसमें क्या रहता है? उसमें रहते हैं पिगमेंट्स, और लाइट रिएक्शन है तो पिगमेंट तो चाहिए ना लाइट को, लाइट रिएक्शन को होने के लिए। तो पिगमेंट कहाँ मिलता है? थाइलाकोइड में। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? थाइलाकोइड में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। कोई डाउट है तो बताओ इस चीज़ में। देखो अब यहाँ देखो, आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। देखो डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रोमा में। और जो लाइट रिएक्शन के जो पिगमेंट्स हैं उसके एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? मतलब एंजाइम्स कह लो, हाँ एंजाइम्स कह सकते हो, कहाँ पाए जाते हैं? थाइलाकोइड में, है ना। देखो यहाँ लिखा, ये लिखा हुआ पिगमेंट्स फॉर दी लाइट रिएक्शन आर प्रेजेंट ऑन दी थाइलाकोइड, राइट। आगे बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें भी अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, अपना प्रोटीन है। और डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोट जैसा। राइबोसोम भी कैसा है? प्रोकैरियोट जैसा। और प्रोकैरियोट में राइबोसोम कौन सा होता था? 70S, है ना। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन भी है इसमें, है ना। अच्छा, अब जो दो मेम्ब्रेन है ना, जो थाइलाकोइड है, इनमें से एक थाइलाकोइड ऐसा रहता है जो दो सैक को ज्वाइन करता है। अब इन थाइलाकोइड को बोलते हैं ग्रेनल थाइलाकोइड। देखो अभी मैं नाम ले रहा हूँ ना, थाइलाकोइड ग्रेनल। पहले मैं सिर्फ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बोल रहा था, क्योंकि ये थाइलाकोइड ग्रेना में पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ग्रेनल थाइलाकोइड। और एक ऐसा थाइलाकोइड है बीच में जो इनको कनेक्ट कर रहा है, और भी बहुत सारे होंगे जो कनेक्ट कर रहे होंगे। वो कहाँ पाए जा रहे हैं? स्ट्रोमा में। तो इनको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल या स्ट्रोमल लैमिले। लैमिले मतलब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। या स्ट्रोमल थाइलाकोइड आ जाए तब भी ठीक कर देना। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल या स्ट्रोमल लैमिले। इस पेज में मैंने जितने भी चीज़ें सब आपको बता दी हैं। अगर किसी चीज़ में कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं है या है कोई डाउट? क्या कर रहे हो? मुझे नज़र थोड़ी ना आ रही हो आप। नहीं सर, नहीं है। बाकी पेज एक बार रीड करेंगे तो हुआ तो है लास्ट। ओके, रीड ना मतलब अब देखो ना, यहाँ से स्टार्ट करो। क्या आपको ये क्लियर है? क्या आपको पता लग गया आउटर है क्या इनर है? क्या आपको लग गया? वैसे तो डाउट नहीं है। बस यही है बस। बाकी जो मैं जिस लफ्ज़ों से मैं बोल रहा हूँ, सेम इसी लफ्ज़ों में एनसीईआरटी छपी हुई है। मतलब वहीं की लाइंस ही हैं ये जो मैं बोल रहा हूँ, बस ये हिसाब लगा लो। कि अब बात करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, एक के बारे में। मेम्ब्रेन देखो, आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें क्या पाए जाते हैं? पोरिन्स। याद करो माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे हमने, क्या पाए जाते हैं? पोरिन्स पाए जाते हैं। और इनर मेम्ब्रेन बोथ आर मेड अप ऑफ लिपिड लेयर, है ना। दोनों की दोनों मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पढ़ा था। मेम्ब्रेन सिस्टम, उसके अंदर एक को क्या बोलेंगे? थाइलाकोइड। और अगर एक साथ लगे हो तो ग्रेनम। और अगर जब बहुत सारे ग्रेना को इकट्ठे क्या बोलते हैं? ग्रेना। जैसे मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल okay, let me explain you.
विच एग्जाम्पल विल फिट इन दिस, ओके लीव एग्जाम्पल, जस्ट अंडरस्टैंड नॉर्मली। आप ये देखो कि बस ऐसे ही समझ लो, जैसे ये लिखा है म, है ना, तो म का मतलब क्या है? म का मतलब है एक वर्ण, है ना, एक वर्ण। अगर मैं यही लिख दूँ म ग र, या मैं लिख दूँ मगरमच्छ, नहीं लिखते, बड़ा हो जाएगा, है ना, म छ ल को बड़ी की मात्रा मछली, तो अब ये क्या बन गया? शब्द। लेकिन अगर मैं लिख दूँ मछली जल की रानी है, तो ये बन गया बहुत सारे शब्द, या एक वो वाक कह लो अगर मीनिंगफुल है तो। उसी तरह से सिंगल को क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड। अगर एक इसको क्या बोलते हैं? शब्द है। लेकिन अगर बहुत सारे थाइलाकोइड ग्रेनम इकट्ठे हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। ठीक है, तो देखो अब याद करो, मैंने आपको बोला था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, याद करो वो कहाँ पाया जाता था? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता था? कुछ याद है? ऑक्सीजन कहाँ पर निकलती थी? कुछ याद है? ये यूटिलाइज, चलो छोड़ो, या तो मैंने करवाया नहीं होगा या आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस ये याद करो, ये याद आ गया, ये समझ आ गया। अच्छा अब देखो, H2O ब्रेक इन द ल्यूमेन ऑफ द ग्रेनल थाइलाकोइड, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में लगता है आपको कराया नहीं मैंने, करवाऊंगा, इसी में करवाऊंगा, है ना। H2O ब्रेक इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकोइड, मेरी बात सुनो। देखो अब जो ये थाइलाकोइड है ना, ये थाइलाकोइड है ना, ये ग्रेना है। अब जो ये ग्रेना है ना, इसके बीच की जो खाली जगह है, ये वाली खाली जगह, इसको ऐसे देखो, मेरी बात सुनो, ये ऐसा स्ट्रक्चर है एक थाइलाकोइड का, इसके बीच में एक एम्प्टी स्पेस है ना, ये एम्प्टी स्पेस, अगर ये बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर सैक लाइक लगे होंगे ऐसे, तो ये एक बीच में ट्यूब बन जाएगी ना, खाली स्पेस बन जाएगी। पानी इस खाली स्पेस में टूटता है, समझ रहे हो? फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू C6H12O6। अब जो पानी है ये टूटेगा तभी तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो जो पानी है वो टूटता क्या है? वो इस खाली स्पेस में टूटता है। कोई डाउट है तो मुझे बताओ मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। कुछ नहीं, बस थाइलाकोइड क्या होता है, ग्रेनम क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, पानी कहाँ टूटता है, इतने में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोमा, एंजाइम्स प्रेजेंट फॉर द डार्क रिएक्शन, कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रोमा में। मेन एंजाइम का नाम क्या है? याद ही करना है, रूबिस को करवाऊंगा मैं आगे। डार्क रिएक्शन में होता क्या है? डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज जो बनती है ना, देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला था कि फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप हैं। फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट है शुगर, ग्लूकोज, और पहले लाइट रिएक्शन होती है फिर डार्क रिएक्शन होती है। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज है तो ग्लूकोज किस रिएक्शन में बनेगी? डार्क रिएक्शन में, है ना। तो राइबोसोम्स कौन से होते हैं? 70S। डीएनए कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए, और काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पर चलता रहता है। इस पेज में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैंने आपको सारा पेज समझा दिया है। कोई डाउट है? नैनिका और प्राची और है ना गामिनी जी, ठीक है। तो एंजाइम्स इन क्लोरोप्लास्ट, अब बात करते हैं एंजाइम्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ऑन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन लाइट रिएक्शन के एंजाइम पाए जाते हैं। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन के एंजाइम पाए जाते हैं। इन स्ट्रोमा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। डीएनए को डुप्लीकेट करने वाले एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, कहाँ पे? स्ट्रोमा में। प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम भी पाए जाते हैं स्ट्रोमा में। राइबोसोम हैव एंजाइम्स पेप्टाइड ट्रांसफरेज, ये मैं आपको करवा दूंगा, आप तो बस ये छोड़ दो राइबोसोम वाला, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में करवाऊंगा ये मैं, पेप्टाइड ट्रांसफरेज के बारे में। तो आप बस इतना याद करो कि मुझे उम्मीद है आपको इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम तक। ये एक लास्ट वर्ड मैं आपको करवाऊंगा किसी दूसरे चैप्टर में, ठीक है। कोई डाउट है तो मैं बताऊँ? नो सर। ओके, सिमिलैरिटी बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्राची समझ आ रहा है? प्राची? हाँ जी सर। ओके, तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों के में? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दोनों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दोनों सर्कुलर है, दोनों में सिंगल है। राइबोसोम दोनों में 70S है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मतलब सेमी ऑटोनोमस, ये आपको समझाता हूँ पॉइंट। अच्छा, और दोनों ही डिवाइड कैसे करते हैं? फ्यूजन से, यानी 1 से 2 बन जाते हैं। दोनों ही डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है।
जितने पॉइंट मैंने हाईलाइट किए आई थिंक ये पॉइंट तो आप सबको पता ही होंगे। एक सेमी ऑटोनोमस नहीं पता। देखो ऑटोनोमस मतलब होता है इंडिपेंडेंट। क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट मतलब कोई तुम्हें किसी की चिंता ही नहीं है। यू चलो छोड़ो, सेंसर कर देते हैं। मतलब आपको परवाह ही नहीं है कि मतलब ऑटोनोमस का मतलब होता है। लेकिन सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है कि यार देखो वैसे तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं पिघल जाता हूँ, कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है किसी की, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अब जो माइटोकॉन्ड्रिया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर सिंगल, अपना राइबोसोम्स हैं प्रोटीन बनाने के लिए, एनर्जी वो खुद ही बना रहे हैं, है ना। तो वो अपने आप को, ये पूरा सेल है, सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो उसके पास लगभग सब कुछ है, लेकिन कुछ एक चीज़ों के लिए उसको न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड होना पड़ता है। समझ रहे हो? कुछ एक चीज़ों के लिए उसको न्यूक्लियस के डीएनए पर डिपेंड होना पड़ता है। समझो, जैसे न्यूक्लियस का डीएनए है, इसमें जो न्यूक्लियस है इसका डीएनए, कुछ एक चीज़ें बन के इसके अंदर जाती हैं जो इसको हेल्प करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया को अपने फंक्शन करने में। तो ये लगभग ऑटोनोमस है, लगभग इंडिपेंडेंट, लेकिन थोड़ा सा डिपेंडेंट है। तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो बताओ स्पेस की, है कोई डाउट? सर सेमी ऑटोनोमस नहीं समझ आया। ओके, दोबारा समझा देते हैं, कोई बात नहीं। यार मैं बताता हूँ आपको। देखो अब माइटोकॉन्ड्रिया की कंडीशन ना लगभग सेम मेरे जैसी है। देखो मैं बताता हूँ, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। मतलब मैं सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब पूरा इंडिपेंडेंट नहीं। लेट्स सपोज करो अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है ना, मुझे शूज़ खरीदने हैं, मुझे कुछ भी खरीदना है ना, बड़ी चीज़ को छोड़कर, जब जब एक्सपेंसिव लाखों में हो जाए तब मुझे पापा की मदद लेनी पड़ेगी। मैं पापा थोड़े पैसे दे दो, चीज़ थोड़ी बड़ी है। अगर छोटी मोटी चीज़ है, 10-15 हज़ार की चीज़ है, 2-4 हज़ार की चीज़ है, मैं खुद ही खरीद लेता हूँ। तो वैसे तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन कभी कभी अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर मुझे पापा से की मदद लेनी पड़ती है। अगर कोई बड़ी चीज़ है, मुझे बाइक ही लेना है, तो मतलब वो अच्छा बाइक लेना है, तो पता है कि अब 2 लाख लगेगा, बुलेट लेना है तो पापा से मदद लेनी पड़ेगी। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का यही हाल है। ये पूरा सेल है, ठीक है। तो अब इस सेल में ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मेरा न्यूक्लियस है, समझ लो, ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना डीएनए है। एक याद करो, हमने रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल में क्या किया था एक नॉर्मल सेल में, कि इसके पास अपना डीएनए हो। इसकी ये बोलता मेरे पास खुद का डीएनए है। उसके पास अपने राइबोसोम हो, ये बोलता मेरे पास खुद के राइबोसोम है। उसके बाद खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हो, ये बोलता मेरे पास भी है प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम, और एनर्जी बनाता हूँ, और मेम्ब्रेन भी है इसके आजू बाजू में, 2 मेम्ब्रेन है इनफैक्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है मेरे पास सब है, लेकिन तो ये कैसा है? ऑटोनोमस। मतलब ये तो बोलता है मैं तो इंडिपेंडेंट सेल हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ एक चीज़ों के लिए इसको, जो बड़ा सेल है ना, बड़ा न्यूक्लियस है जो, उसकी मदद लेनी पड़ती है। तो कुछ एक चीज़ें न्यूक्लियस बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को देता है अपने फंक्शन करने के लिए। तो इसका मतलब ये कैसा है? ऑटोनोमस नहीं है, ये सेमी ऑटोनोमस है। मतलब बाकियों से अच्छा है, लेकिन पूरा अच्छा नहीं है बाकी ऑर्गेनेलिज से। इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। कोई डाउट है तो बताओ। अब समझ आया सेमी ऑटोनोमस? ओके सर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और देखो, अब देखो आगे पढ़ो। अब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल, फोटोसिंथेसिस। ये कर लेना, ये कुछ भी नहीं है, ये मतलब समझ आ जाएगी आपको। ये उसको ही मतलब ब्रीफ किया हुआ है। आगे देखना ओरिजिन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो मेरी बात सुनो। देखो आपको लगता नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी किसी ज़माने में खुद ही सारा काम खुद करता होगा अपना? देखो अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, सब कुछ है, सारा काम क्या पता किसी ज़माने में खुद करता हो, है ना। तो और देखो इसके पास राइबोसोम है, वो कौन सा है? 70S। तो क्या पता किसी ज़माने में प्रोकैरियोट हो, है ना। सारे के सारे सेल के पास 80S राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास 70S राइबोसोम है। तो किसी ज़माने में माइटोकॉन्ड्रिया एक पूरा सेल था जो इंडिपेंडेंट काम करता था। फिर इसने यूकैरियोटिक चला गया, फिर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना, और ये सेल के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया। फिर ये थोड़ा काम सेल को करके देता है, थोड़ा काम सेल से खुद करवाता है। तो क्या हुआ, यहाँ लिखती है एनसीईआरटी, ये कैसे पता लगा हमें कि प्रोकैरियोट था? क्योंकि राइबोसोम 70S थे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर सिंगल। तो ये जो प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक है, राइबोसोम 70S का होना प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक है।
दिस प्रूव्स दैट दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कोई डाउट है तो बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कैसे हुई? ये बैक्टीरिया था किसी टाइम में अपने आप में, फिर इसने सेल में रहना शुरू कर दिया, फिर सेल का पार्ट ही बन गया। जैसे सपोज करो एक बहू होती है, पहले तो यार वो अपने घर में रह रही होती है, अपना कमा रही होती है, अपना खा रही होती है ना, फिर वो क्या करती है, शादी करवा लेती है, फिर वो अपने उसी घर की मेंबर बन जाती है ना, फिर वो ना अपना खा पाती ना अपना कमा पाती। बस वही हिसाब है माइटोकॉन्ड्रिया का भी। आई होप आपको क्लियर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत है तो बताओ। है कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो इतना ही करते हैं अपन आज, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो गया। आप एक रीडिंग लगा लेना, मैंने आपको जितना पढ़ाया है ना, मतलब इससे बाहर सवाल ही नहीं आ जाए क्वेश्चन। सॉरी, दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। मैं 10 बार माइटोकॉन्ड्रिया बोल चुका हूँ। दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। सो हाँ जी, है ना, तो आपको ये पहले पढ़ लेना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। फिर आपको ये मैंने पढ़ा दिया है, अमाइलो में क्या होता है, इलायो में क्या होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया है, एल्यूरो में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। फिर स्ट्रक्चर भी बता दिया, क्लैमाइडोमोनास का बारे में बता दिया, थाइलाकोइड क्या होता है बता दिया, डीएनए, राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम कौन सा पाया जाता है ना, सब बता दिया। तो आई थिंक जब आप रीड करोगे आपको मेरी बातें याद आएंगी, है ना, कि मतलब जो बोला था, मतलब वो लफ्ज़ याद आएंगे, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड अवर टुडेज सेशन। विल मीट टुमारो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, बाय। थैंक यू। वेलकम।